सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जैनिज्म फिलॉसफी के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी अबाउट बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट या बुद्धिज़्म जो धर्म है हमारा। एंड आज हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में और साथ में देखेंगे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, और क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनके जो सोचने का तरीका है। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और जब भी आप जैनिज्म फिलॉसफी के बारे में लिखना शुरू करते हो तो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, या फिर थोड़ा सा इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो अबाउट के बारे में, यानी इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैनिज्म जो हमारा धर्म है, ठीक है, 6th सेंचुरी BC यानी बिफोर कॉमन ईरा में ये जो है वो हमारा इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, एंड टोटल 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। ठीक है, याद रखना तीर्थंकर का मतलब होता है ग्रेट टीचर्स। ठीक है, जो धर्म को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो उनको ग्रेट टीचर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको गॉड्स ऑफ जैन भी कहा जाता है, या फिर अरिहंत या फिर लीनास भी कहते हैं हम। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट इनके तीर्थंकर थे, ठीक है, उनका नाम था ऋषभदेवा। ये आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप इसे रट लो। उसके बाद जो हमारे ये फर्स्ट 22 जो हमारे तीर्थंकर हैं ना, इनका कोई भी ऑथेंटिक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। 23rd जो हमारे तीर्थंकर थे उनका नाम था प्रसवनाथ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि सन थे किसके, अशव सेना के, जो कि रूलर हुआ करते थे बनारस के, तो उनके बेटे थे। उनका नाम था अशव सेना। ठीक है, और इनका नाम क्या था, प्रसवनाथ। अब 24th जो तीर्थंकर थे हमारे वो थे वर्धमान महावीरा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इनकी वाइफ थी उसका नाम यशोदा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, यशोदा जो है वो वाइफ थे हमारे वर्धमान महावीरा के। और जो हमारे सिद्धार्था थे यानी गौतम बुद्ध जो थे हमारे, उनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, उनका दरा था यशोधरा। ठीक है, तो ये यशोदा आ जाएगा। फाउंडर ऑफ जैन कम्युनिटी भी कहा जाता है इनको। ठीक है, और ये 599 BC में पैदा होते हैं। ठीक है, प्रिंस ऑफ बिहार, ठीक है, कुंदलापुर वैशाली के अंदर। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है पावापुरी में, बिहार के अंदर, 527 BC में। ये याद रखना आपको। और ऐसे याद रख लो, पावापुरी पूरी खाते खाते जो है वो इनकी डेथ हो गई थी। जैसे मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध जो थे वो हस्तिनापुर में है ना, उनकी डेथ हो गई थी। तो हस्तिनापुर मतलब हंसते हंसते उनकी डेथ हो गई थी। ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये पूरी खाते खाते इनकी डेथ हो गई थी 527 BC में। ट्रिक याद रख लो। उसके बाद पेरेंट्स इनके जो थे, इनके मम्मी का नाम जो है वो त्रिशिला था, पापा का नाम जो है वो सिद्धार्था था। ये आपको पता होना चाहिए। अब एट द एज ऑफ 30 इन्होंने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, 12 साल तपस्या करी। ठीक है, पिनेंस तपस्या होती है। ठीक है, एट द एज ऑफ 42 इनको जो है वो एनलाइटमेंट यानी ज्ञान मिल गया। यहाँ तक क्लैरिफाइड हो गया आपको। सिंपल ये फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख रखे हैं। जैसे तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया, जैसे ग्रेट टीचर्स, या फिर वन हु एस्टेब्लिश 4-fold ऑर्डर, मतलब जो 4-fold ऑर्डर को एस्टेब्लिश करता है उसको हम क्या कहते हैं, तीर्थंकर। जैसे मॉन्क साधु हो गया। ठीक है, नन साध्वी को बोलते हैं। ठीक है, ले मैन को श्रवक बोलते हैं, ले वुमेन को श्रविका बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फिर से सुन लो, मॉन्क को साधु, नन को साध्वी, ठीक है, ले मैन को श्रवक, और ले वुमेन को श्रविका। उसके बाद अगर हम बात करें अरिहंत कौन होता है, अरिहंत होता है वन हु डिस्ट्रॉयज हिज इनर एनिमीज, मतलब जो डिस्ट्रॉय करता है अपने इनर एनिमीज। इनर एनिमीज लाइक एंगर हो गया, ठीक है, ग्रीड यानी लालच हो गया, पैशन हो गया, ठीक है, और पोजेशंस के लिए जो लालच होता है वो सारे जिसने डिस्ट्रॉय कर दिए होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अरिहंत। जीना का मतलब याद रखना, जीना मतलब होता है कनकेरर। ठीक है, जिसने मतलब जीत हासिल कर ली है, काबू में कर लिया हुआ है। सो वन हु कनकेयर ओवर हिज इनर एनिमीज, तो जिन्होंने, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसने अपने इनर एनिमीज लाइक यही एंगर, ग्रीड, पैशन, वायलेंस, इन सभी के ऊपर जिसने कनकेयर यानी कंट्रोल कर लिया है, हासिल कर लिया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीना। तो यहीं से हमारा निकल के आ जाएगा कि जीना वर्ड का मतलब जो है वो संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है, और जीना का मतलब क्या होता है, कनकेरर। ठीक है, तो कनकेरर ऑफ पैशन और डिज़ायर्स, ये आपको बता दिया मैं। या फिर कनकेरर ओवर एनिमीज या इनर एनिमीज लाइक अटैचमेंट हो गया, ग्रीड यानी लालच हो गया। अब जो महावीरा है इनको भी जीना कहा जाता है, क्योंकि एक तो इन्होंने, पहली बात तो याद रखना, हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो कनकेरर यानी काबू में कर लिया था हर चीज़ को। ठीक है, अटैचमेंट, ग्रीड, वायलेंस, और दूसरा इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई थी एट द एज ऑफ 42, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद देखो यहाँ पे अर्लीस्ट जो जीना थे, ठीक है, लिटरेचर जो इनके थे जैन धर्म के, याद रखो, वो प्राकृत लैंग्वेज। तो प्राकृत जो है वो एक लोकल लैंग्वेज थी, याद रखना आपने। अब देखो इसका बेनिफिट क्या था, क्योंकि एट दैट टाइम यानी जिस टाइम पे ये हमारा धर्म था 6 BC में,
तो वहाँ पे क्या था कि जो लोग थे ना उनको प्राकृत भाषा आती थी, ठीक है। तो अब इनको स्प्रेड करने अगर अपने आइडियाज़, बिलीव्स, थॉट्स, तो उसी भाषा में लिटरेचर लिखने पड़ेंगे ना जो कॉमन पीपल को भाषा आती है, तो इसीलिए इन्होंने प्राकृत भाषा का यूज़ करा। उसके बाद संस्कृत का भी यूज़ किया गया लेटर ऑन, ठीक है। फर्स्ट बुक जैन फिलॉसफी की, याद रखना, उसका नाम है तत्ववर्ता दिगमा सूत्रास। ये आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है उसका, तत्ववर्ता दिगमा सूत्रा, ठीक है, जो लिखी गई थी उमा स्वामी, या जिसको हम उमा सवती भी कहते हैं, और सेकेंड एडी के अंदर इसको लिखा गया था। ये आपको पता होना चाहिए, इसको रट लो, ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑल अबाउट फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, तो जैनिज्म की जो डॉक्ट्राइन्स हैं, क्या क्या फिलोसफिकल इनके थॉट्स हैं, उसी के बारे में इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो ये फिर से सुन लो, तत्ववर्था दिगमा सूत्रा इसका बुक का नाम है। अगर हम फीचर्स की बात करें, ठीक है, जैनिज्म जो हमारी फिलॉसफी है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर ये है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मैटर। तो ये बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना और मैटर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और सुप्रीम डिवाइन किसी को नहीं मानते, यानी ये गॉड वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। और इनके हिसाब से कोई भी डिवाइन अथॉरिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी किसी ने क्रिएट नहीं करा है इस ब्रह्मांड को, ना ही प्रिजर्व करने वाला कोई है इसमें डिवाइन पावर है, ना ही कोई डिस्ट्रक्शन करने वाली डिवाइन पावर है अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ये इनका मेन फीचर आ जाएगा। कर्मा को बेसिक प्रिंसिपल मानते हैं, कर्मा मीन्स आपके जो पास्ट डीड्स हैं, ठीक है, ये उनको बेसिक प्रिंसिपल मानते हैं कि अगर किसी पर्सन की क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसके कर्मा यानी कर्म। उसके बाद याद रखना, इनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी है दैट इज़ रिलेटिव एंड मल्टीपल फेसेट्स ऑफ रियलिटी, यानी जो रियलिटी है इनके अकॉर्डिंग वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब सिचुएशन बाई सिचुएशन जो है उसका मीनिंग चेंज होता है, और मल्टीपल फेसेट्स हैं यानी अलग अलग फेसेस हैं उसके, डिफरेंट पीपल्स हैव द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट द सेम थिंग। तो ये कहते हैं कि हो सकता है जो आपके हिसाब से रियलिटी है मे बी वो दूसरे पर्सन के हिसाब से वो रियलिटी नहीं हो। सो रिलेटिविटी एंड मल्टीपल फेसेट्स ऑफ रियलिटी होते हैं इनके अकॉर्डिंग। और मॉरलिटी एंड एथिक्स फॉर लिबरेशन को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स का यानी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करो, जो कि कहीं ना कहीं आपको लिबरेशन यानी मुक्ति, तो ये क्या बोलते हैं, लिबरेशन को मोक्षा बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद थोड़ा सा आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू जैनिज्म फिलॉसफी, ठीक है, लिबरेशन जो है वो हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। तो 3 लेवल्स बताए इन्होंने जिनको हम ट्राई रत्ना भी कहते हैं, जिसमें पहला आ जाएगा राइट फिलॉसफी यानी राइट फेथ बिलीफ आपका, ठीक है। उसके बाद राइट नॉलेज होनी चाहिए और राइट कंडक्ट, ठीक है, ये याद रखना आपने, जिसको हम जैसे राइट फिलॉसफी या फेथ को बोलते हैं हम साम्यक दर्शन, ठीक है, ये साम्यक जनन आ गया और ये साम्यक कृतरा, ठीक है, याद रखो आप। राइट कंडक्ट को क्या बोलेंगे, साम्यक कृतर, राइट नॉलेज को क्या बोलेंगे, साम्यक जनन, और राइट फिलॉसफी या फेथ को क्या बोलेंगे, साम्यक दर्शन, ठीक है। फिलॉसफी को वैसे दर्शन ही कहते हैं, याद रखो आप। तो ये इनके हिसाब से 3 जो है वो क्या थे, जैवल्स थे, जिसके माध्यम से हम जो है वो लिबरेशन यानी मोक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर इनके अकॉर्डिंग 5 ग्रेट वॉव्स भी दी गई हैं, ठीक है, जिनको हम पंच महाव्रत भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें पहले अहिंसा की नॉन वायलेंस आपको जो है अडॉप्ट करनी है, ठीक है, वायलेंस नहीं करना है। आपके थॉट्स, आपके स्पीच, आपके एक्शंस में क्या होनी चाहिए, नॉन वायलेंस, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। शब्द मान सकते हो इसको आप, सत्य बोलना है आपको, ठीक है, ट्रुथफुलनेस, आपके थॉट जो है वो एकदम सत्य होने चाहिए, आपकी जो बोल रहे हो आप, ठीक है, आपके एक्शन जो है वो ट्रू होने चाहिए। असत्य मतलब चोरी नहीं करनी है आपको, यह आ गया थर्ड इनके हिसाब से ग्रेट वाव। उसके बाद अपार गृह, अपार गृह होता है कि नॉन पोजेशन ऑफ थिंग्स मोर देन वन रिक्वायरमेंट, मतलब आपको जितना चाहिए आप उतना ही जो है वो पोजेशन यानी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी आप खाने पीने का सामान है वो उतना ही रखोगे जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप नहीं रखोगे, ठीक है। तो अपार गृह आ गया। ब्रह्मचर्य आपको पता है, रिनाउंसिंग ऑल पैशंस, चेस्टिटी, रिनाउंसिएट क्या होता है, त्याग करना है। तो सारे के सारे जो पैशंस हैं, चेस्टिटी हो गया, ठीक है, लाइक आपके अंदर जो डिज़ायर्स होती हैं रिलेटेड टू द सेक्सुअल डिज़ायर्स हो गया, ये आपको सारा त्याग करना है। तो ये आ जाएंगी ग्रेट वॉव्स अकॉर्डिंग टू जैनिज्म फिलॉसफी। उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारी जैनिज्म फिलॉसफी है ना, ये कहीं ना कहीं रिवॉल्व करती है 2 मेन डॉक्ट्राइन्स के अराउंड, जिसमें पहला आता है पहला आ जाता है अनेकांतवाद, ठीक है, या अनेकांतवाद भी बोलते हैं, और दूसरा आ जाएगा हमारा सयादवाद। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है अनेकांतवाद, ठीक है। देखो अनेकांतवाद का कहते हैं कि हर एक जो बीइंग है, ठीक है, उसकी अलग अलग न्यूमरस बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें उसकी कुछ परमानेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज़ को मोड या फिर प्रय भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। परमानेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कहीं ना कहीं
किसी भी चीज़ के नेचर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। जैसे आपका शरीर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो आ जाएगी परमानेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यानी जिनको एट्रीब्यूट्स या गुना कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा स्यादवाद, ठीक है। तो ये कहता है कि हमारी नॉलेज जो है वो पार्शियल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि हमारी नॉलेज जो है वो पार्शियल है, रिलेटिव है, ठीक है। बिकॉज पैशन, एंगर, ग्रीड एट्सेट्रा जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं हमारी नॉलेज को, कहीं ना कहीं हमें ट्रू नॉलेज या कंप्लीट नॉलेज लेने से ये रोकते हैं, ठीक है, हमारी साउल को बाउंड करके रखते हैं, ठीक है। और हम कैसे लिबरेट हो सकते हैं या साउल को कैसे लिबरेट कर सकते हैं, तो रियलिटी ऑफ टोटलिटी, ठीक है, टोटलिटी की रियलिटी को जान के हम जो है वो अपनी साउल को लिबरेट कर सकते हैं, ठीक है। और साउल को बाइंड किसने कर रखा है, ये जो हमारी आत्मा है, ठीक है, वो प्रॉपर जो है वो मुक्ति नहीं पा रही है, लिबरेट नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं पैशन, एंगर, ग्रीड, वायलेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो अब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारी जो साउल है उसकी मुक्ति को जो मुक्ति नहीं होने देते हैं उसकी, ठीक है। और हम जो है वो बॉन्डेज में फंस जाते हैं। अब जेनिज्म फिलॉसफी एडमिट ऑल साउल्स, ये कहते हैं कि हर एक जो आत्मा है, ठीक है, जीवास जिसको कहते हैं, आर पोटेंशियली इक्वल होती है, सबकी इक्वल होती है। और कहते हैं कि हर एक जो साउल है, ठीक है, उसके पास 4 इन्फाइनाइटीज होती हैं, ठीक है। अब क्या क्या वो 4 इन्फाइनाइटीज हैं, जिसमें आपका आ जाएगा कि इनफाइनाइट नॉलेज होती है, फेथ, पावर, ब्लिस। तो ये 4 चीज़ें होती हैं इनफाइनाइटीज हर एक साउल के पास, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हैं बंधी हुई हैं, ठीक है। अब अगर हमारी साउल जो है वो बॉन्डेज की स्टेट में है, ठीक है, तो ये जो हमारी इन्फाइनाइटीज हैं ये मैनिफेस्टेड नहीं हो पाती हैं प्रॉपरली। अगर मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी तो हमारी साउल जो है वो लिबरेट नहीं हो पाएगी। फिर इन्होंने बताया कि आप या हमारी जो साउल है, जिसको जीवा कहते हैं, ये कि डिफरेंट स्टेजेस से पास होती है, ठीक है, जिसमें फिर उसकी मुक्ति होती है। जिसमें सबसे पहला आ जाएगा यानी लिबरेट होती है बॉन्डेज से। इसमें सबसे पहले असर्वा आ जाएगा, जिसको इन्फ्लक्स कहते हैं। तो कहते हैं कि ड्यू टू पैशन, एंगर, ग्रीड यानी लालच, गुस्सा, पैशन, ठीक है, एटसेट्रा जो प्रेजेंट होते हैं साउल में, ठीक है, एंड द कार्मिक मैटर यानी जो है वो टूवर्ड्स मूव करता है हमारी साउल की तरफ, फिर उसको बाउंड कर लेता है, लेकिन सेकंड स्टेज में आ जाएगा, जिसको हम बंद कहते हैं, या बॉन्डेज स्टेज आ जाएगी। कि जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी ना, तो कार्मिक मैटर जो है वो इंटर कर जाएगा, ये मूव करेगा टूवर्ड्स द साउल, ठीक है। और फिर आपकी जो साउल है, ठीक है, या फिर जो कार्मिक मैटर है वो इन्फेस्ट कर देगा साउल को, ठीक है। और आपके जो मैनिफेस्टेशन है 4 इन्फाइनाइटीज़ की वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है कि जैसे डस्ट होती है लेदर के ऊपर अगर आ जाती है तो वो शाइन नहीं करता, वैसे तरीके से कि जब आपकी साउल जो है वो कार्मिक मैटर से बाउंड हो जाती है, तो फिर आपकी साउल जो है वो प्रॉपरली, यानी जो आपकी इन्फाइनाइटीज़ होती हैं साउल के अंदर, 4 जो इनके अकॉर्डिंग बताई गई हैं, वो क्या होंगी, मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा थर्ड स्टेज, दैट इज़ संवारा, जिसको पास कहते हैं। तो कहता है कि साधक स्टॉप द इन्फ्लक्स थ्रू हिज वर्चुअस कंडक्ट। तो वो सही से अगर कंडक्ट करता है, ठीक है, वही आ जाएगा इसमें, जैसे कि सही तरीके से पालन, जो 5 ग्रेट वाउस बताई मैंने, अगर उनका पालन करता है वो, तो ये इन्फ्लक्स, ये जो एंट्री हो रही है हमारी यहाँ पे मैटर की, ठीक है, कार्मिक मैटर की, उसको रोक सकता है वो। तो उसको क्या बोलेंगे हम, संवारा, यानी पॉज होकर लगा सकता है उस पर। फिर आपका आ जाएगा निर्जरा यानी रिमूवल। तो कहता है कि रिग्रेस प्रैक्टिसेस करके आप जो है कार्मिक मैटर को साउल से रिमूव कर सकते हो। तो दिस इज़ द 4th स्टेज, जिसको हम निर्जरा कहते हैं या फिर रिमूवल। एंड द लास्ट स्टेज दैट इज़ मोक्षा यानी लिबरेशन। अब याद रखना ये मोक्षा बोलते हैं लिबरेशन को, ठीक है, जैसे बुद्धिस्ट वाले निर्वाणा कहते हैं। तो अभी कंप्लीट रिमूवल, आप जब कार्मिक मैटर हो जाता है तो आपकी साउल जो है वो, उसके अंदर जो चारों इन्फाइनिटीज़ हैं, ठीक है, वो एकदम मैनिफेस्ट हो जाएंगी और आपकी जो ट्रू सोल है वो रिवील्ड हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये 5 स्टेजेस थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम। अब फिर से देख लो एक बार, वैसे कुछ नहीं है, इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं हमारी जो साउल है, ठीक है, वो कार्मिक मैटर से जो है बाउंड हो जाती है, ठीक है। बाउंड किसके कारण होती है, पैशन, एंगर, ग्रीड के कारण, ठीक है, जिसमें पहली स्टेज थी असर्व, इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। फिर सेकंड बंद, यानी आप बॉन्डेज, आपकी साउल जो है वो कम्प्लीटली जो है वो इन्फेस्ट हो जाती है कार्मिक मैटर से। फिर संवारा आ जाएगा कि आप उसको रोक सकते हो, ठीक है, कैसे, वर्चुअस कंडक्ट करके। निर्जरा में आ जाएगा कि अभी आप रिग्रेस प्रैक्टिसेस करके जो है रिमूव कर सकते हो कार्मिक मैटर फ्रॉम द साउल। और लास्ट आ जाएगा मोक्षा यानी लिबरेशन, आपकी साउल जो है वो कम्प्लीटली फ्री हो जाएगी बॉन्डेज से। देन आ जाएगा एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर जेनिज्म फिलॉसफी। तो जेनिज्म फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो सेल्फ रिलाइजेशन वही आ जाएगा, ठीक है, पहला। लिबरेशन आ जाएगा, केवल्य भी बोलते हैं ये इसको, सेल्फ इनलाइटमेंट हो गया, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गुड करेक्टर, सिंपल लाइफ।
तो ये अकॉर्डिंग टू देम कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन आ जाएंगे। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग एज पर जैनिज्म फिलॉसफी। सेंस कंटेक्ट मेथड आ जाएगा, डिस्कशन, सेमिनार्स, रीजनिंग यानी तर्क लगा के विश्लेषण करके, डायलॉग आ गया, डिस्कशंस आ गई, विजिट्स एंड टूर्स। तो ये अकॉर्डिंग टू देम कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग आ जाएंगे जो कि आपको ऐसे जनरली पता होना चाहिए, सिंपल है। उसके बाद देखो डिसिप्लिन, जैसे हमने देखा था बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर भी डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, एम्फेसाइज किया दिया जाता है इनके द्वारा। आपका यहाँ पे भी जैसे गुस्सा नहीं हो, ठीक है, प्राइड फील नहीं करना है आपको, डिजीज़, लेजीनेस, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको हार्श लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, मॉरल लाइफ, नैतिकता भरी ज़िंदगी जीनी है आपको, और प्यूरिफिकेशन ऑफ साउल, आपकी साउल जो है वो बॉन्डेज से मुक्त होनी चाहिए। देन 9 तत्वास की बात करते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म की अगर हम बात करें, 9 तत्व कहते हैं, तो कहते हैं कि 9 तत्व आर प्रिंसिपल्स आर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ जैनिज्म, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं डील करते हैं किसके साथ, कर्मा के साथ। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, यानी ये जो हमारे 9 तत्व हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनकी प्रॉपर नॉलेज के बिना ए पर्सन कैनॉट प्रोग्रेस स्पिरिचुअली, कि वो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, उसकी कहीं ना कहीं जो साउल है वो बॉन्डेज में फंसी रहेगी, ठीक है। एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको इनकी समझ आ जाती है, जो 9 तत्व हैं, ठीक है, तो आपके अंदर जो साउल के अंदर जो 4 इन्फाइनिटीज़ हैं वो मैनिफेस्ट होंगी, आपकी साउल जो है उसको मोक्षा मिल जाएगा। समझ आ गई। अब जैसे आपको पता है जीवा आ जाएगा साउल, ठीक है, कॉन्शियसनेस या साउल, अजीवा होगा ये, ठीक है, इसको कर देना थोड़ा सा, अजीवा मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंस आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुण्य लिखा हुआ है, पुण्य मतलब रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स, अच्छे कर्मों का जो रिजल्ट होता है पुण्य हो गया। पाप आ गया रिजल्ट ऑफ बैड डीड्स, ये फिर वही आ जाएगा। असर्व यानी इन्फ्लक्स होता है कार्मिक मैटर का। बंद यानी बॉन्डेज, मतलब बाउंड कर लेता है वो आपको, ठीक है, इन्फेस्ट कर देता है। फिर समवारा की उसको आप पास कर सकते हो, ठीक है। निर्जरा यानी रिमूव कर सकते हो कार्मिक मैटर को फ्रॉम द साउल, एंड मोक्षा यानी लिबरेशन। तो ये कुछ 9 तत्व आ जाएंगे, और जैनिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इन 9 तत्व का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है यानी आपकी साउल की जो 4 इन्फाइनिटीज़ हैं वो मैनिफेस्ट हो पाएंगी, और आपकी साउल को जो है वो मोक्षा प्राप्ति हो पाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए। उसके बाद हमारे सिलेबस में क्या है, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ जैनिज्म ट्रेडिशन, या जैनिज्म फिलॉसफी बोल सकते हो, या स्कूल ऑफ थॉट बोल सकते हो आप। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके अकॉर्डिंग ट्रुथ जो है वो रिलेटिविस्टिक है, प्लूरलिस्टिक है, कि डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द सेम सब्जेक्ट या सेम कंटेंट, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, या सेम रियलिटी को लेके उनका अलग अलग व्यू हो सकता है। सो व्हाट इज़ ट्रू टू सम मे नॉट बी ट्रू फॉर अदर्स, ये वही आ गया कि आपके हिसाब से जो चीज़ सही है हो सकता है वो दूसरे के हिसाब से सही ना हो। तो देयरफॉर नॉलेज इज़ व्यूड डिफरेंटली, ठीक है, तो वही आ गया कि नॉलेज को जो है डिफरेंटली देखा जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट मस्ट बी टॉट टू व्यू परसीव थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ये वही आ गया ना, क्योंकि एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो वही आ गया कि बच्चों को भी हमें सिखाना है या उनको पढ़ाना है कि आप भी चीज़ों को परसीव करो, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। और शुड बी ओपन माइंडेड, वही मतलब बच्चों को इनकरेज करना है कि आप ओपन माइंडेड हो, क्वेश्चंस पूछो आप, ठीक है, रिजिडिटी को फॉलो मत करो, ठीक है, एंड विलिंग टू एक्सेप्ट डिफरेंट ओपिनियंस, और इतना उनको काबिल बना दो कि हाँ अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि ये चीज़ ऐसे होती है, मे बी उसके हिसाब से वो सही हो, ठीक है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सही हो। तो ये भी सिखाना है कि आपको डिफरेंट ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना है। तो ये आ जाएगा पहला एजुकेशन इम्प्लीकेशन। सेकंड देखो यहाँ पे सेल्फ रिलाइजेशन मेन फोकस, तो मेन फोकस इनका सेल्फ रिलाइजेशन ही है, ठीक है। एंड रिमूव द मटेरियल बॉन्ड्स ऑफ द साउल, ये वही आ गया कि कार्मिक मैटर को रिमूव करना है साउल से। देयरफॉर स्टूडेंट शुड बी टॉट टू फोकस ऑन द डेवलपिंग देयर स्पिरिचुअल साइड एंड नॉट फोकस ऑन मटेरियल थिंग्स, ये वही आ गया। हमें बच्चों को भी जो है वो क्या पढ़ाना है कि आपको जो है अपनी स्पिरिचुअल साइड की डेवलपमेंट करनी है, आपको मटेरियल थिंग्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन एजुकेशन फॉर सेल्फ एनलाइटमेंट, थर्ड क्या आ जाएगा कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सेल्फ एनलाइटमेंट की बात हो यहाँ पे। तो स्टूडेंट शुड नॉट स्टडी फॉर द सेक ऑफ गुड वर्क्स, ये वही आ गया कि बच्चों को यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको आप एम्फोसाइज करो कि पढ़ो अच्छे मार्क्स लो, नहीं, या गुड रिपोर्ट कार्ड पे अच्छा दिखे तुम्हारे मार्क्स 99%, ऐसा नहीं है यहाँ पे। दे शुड स्टडी टू ब्रॉडन देयर माइंड, अपने माइंड को यानी अपनी सोच जो है उसको बढ़ाने के लिए, एंड ब्रॉडन देयर थिंकिंग, ये वही आ गया, फॉर गेनिंग न्यू नॉलेज एंड डेवलपिंग वन सेल्फ, और खुद का विकास के लिए आपको उनको प्रोत्साहित करना है, इस तरह से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उनको, ना कि ग्रेड्स वगैरह के लिए। फोर्थ आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एज एन इंडिविजुअल, पर्सनैलिटी की भी बात करते हैं, ठीक है। तो स्कूल शुड फोकस ऑन द इंडिविजुअल एम्स एंड एम्बिशंस,
तो जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो उसके उद्देश्य हैं उन पे फोकस करना है, बच्चे के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। कॉमन करिकुलम शुड बी रिमूव्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम। कॉमन करिकुलम होता है कि सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना। ये बोलते हैं कि आपको ना, ये नहीं है कि सभी बच्चों को एक जैसा करिकुलम पढ़ा दो, नहीं। ये बोलते हैं करिकुलम के अंदर ये नहीं है, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं आता, आपको पता है। जैसे करिकुलम के अंदर हर एक चीज़ आएगी, एक्टिविटी से लेके यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ सब आएगा इसमें। तो ये बोलते हैं कि जो कॉमन करिकुलम है इसको रिमूव करो, ठीक है, और इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम लेके आओ, यानी व्यक्तिगत जो आपका पाठ्यक्रम है वो लेके आओ, कि बच्चे की नीड्स के हिसाब से, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से लेके आओ। कोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट। ये वही आ गया कि उनकी एबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, उनके नीड्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका एम्स क्या है, उसके हिसाब से उनका जो है वो करिकुलम लेके आओ, और कॉमन करिकुलम को जो है वो आप रिमूव करो। देन आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट, डेवलप एम्पैथी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है। एम्पैथी भी डेवलप करनी है उनके अंदर आपको, ठीक है। एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क कितना याद रखना है। एम्पैथी होती है इनर, मतलब जैसे आप किसी देखते हो, किसी चीज़ को देखते हो, ठीक है, इन द वेरी बैड सिचुएशन, तो अगर आप उसको या उसकी जगह पे खुद को रख के देखते हो कि कैसा फील हो रहा होगा, तो वो एम्पैथी आ जाएगी। मतलब आप यहाँ पे एकदम अंदर से मतलब अपने आप को फील कर रहे हो उसका पेन को, है ना। सिंपैथी होता है जस्ट चलते फिरते आपको दिख गया कोई, ठीक है, आपके मन में भाव आ गया कि यार देखो इसकी हालत बहुत ख़राब है, तो दिस इज़ जस्ट सिंपैथी, कि आपके मन में थोड़े भाव प्रकट हुए। लेकिन हाँ, एक पर्सन है वो उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो पर्सन देखा, फिर उसको खाना खिलाया, पूरा उसका केयर करी, तो वो एम्पैथी आ जाएगा। तो आपको एम्पैथी का विकास करना है, स्पिरिचुअल नॉलेज का विकास करना है बच्चे के अंदर। सो स्टूडेंट शुड डेवलप स्पिरिचुअल नॉलेज एंड फीलिंग ऑफ एम्पैथी एंड सिंपैथी फॉर लाइफ। और सब्जेक्ट पढ़ाओ जैसे बाइबल स्टडीज़, मॉरल स्टडीज़, ईवीएस, ह्यूमन राइट एजुकेशन के बारे में पढ़ाओ, और सोशल वर्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करो, कि ताकि बच्चे जो है समाज के अंदर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से, और एम्पैथी जैसी भावनाएं उनके अंदर डेवलप करो। देन आता है रियलाइजिंग ओन शॉर्टकमिंग्स एंड बैड बिहेवियर। खुद का भी पता करना कि मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है, वीकनेस क्या है, मेरे कौन कौन से बिहेवियर जो है वो बुरे हैं, मेरे कौन कौन से एक्शन जो है वो सही नहीं है। तो स्टूडेंट शुड एब्सटेन्स फ्रॉम बैड हैबिट्स, ठीक है, एब्सटेन होता है मतलब फ्री फ्रॉम, है ना, कि बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, बिहेवियर जो बैड बिहेवियर है, ठीक है, इससे त्यागना है उनको। एंड शुड मोटिवेट देम टू रिमूव बैड हैबिट्स, और उनको मोटिवेट करना है, अभी प्रेरणा देनी है, ठीक है, कि बैड हैबिट्स को रिमूव करो और उनको रिप्लेस करो विद गुड वंस। तो ये भी हमारा एजुकेशन इम्प्लीकेशन आ जाएगा एज पर जैनिज्म फिलॉसफी, ठीक है। मॉरल एजुकेशन, नैतिकता शिक्षण करवाओ उनको, ठीक है। तो एजुकेशन शुड डेवलप द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, डिस्क्रिमिनेशन पता है क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव वाला नहीं है, भेदभाव भी बोल सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब सही क्या है गलत क्या है, उसके बीच में अंतर, समझ आई। तो बच्चों को आपको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि बच्चे के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो कि बच्चा समझ सके, ठीक है, कि सही क्या और गलत क्या है। देन आ जाएगा इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो एजुकेशन शुड इनकलकेट वैल्यूज़ जो है वो उनका आंतरिकरण करना है, लाइक नॉन वायलेंस एज वर्च्यू होना चाहिए, मेन गुण होना चाहिए कि अहिंसा जिसको कहते हैं, कि लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। और टीचिंग ऑफ 9 प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बिटवीन सोल एंड मैटर, 9 तत्ववास जो हमने ऊपर बात करी थी, ये भी आपको उनको सिखाने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ जैनिज्म फिलॉसफी, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म स्कूल ऑफ थॉट, इनके बीच में क्या अंतर है और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों के दोनों नॉन वायलेंस को मानते हैं, जी मानते हैं। तो अहिंसा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो बोथ एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस। अहिंसा कहाँ पे, थॉट में आपके नॉन वायलेंस होनी चाहिए, वर्ड्स आपके नॉन वायलेंट होने चाहिए, डीड आपके नॉन वायलेंट होने चाहिए। और जैनिज्म कहीं ना कहीं जो है एक्सट्रीम की बात करते हैं, ये याद रखना है आपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं कि इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर शुड नॉट बी हार्म्ड, कि अगर कोई छोटी से छोटा भी क्रिएचर है ना, उसको भी आप जो है वो यहाँ पे हार्म नहीं करोगे। दोनों के दोनों हेटेरोडॉक्स हैं, यस सिमिलैरिटीज़ आ गई कि कहीं ना कहीं वैदिक अथॉरिटी या वेदास के अंदर जो भी हमारे रिचुअल्स आ गए, ठीक है, यजनास आ गई, वर्ना सिस्टम है, उनको ये नहीं मानते, उनको ये रिजेक्ट करते हैं, डिस्करेज करते हैं। सो बोथ रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, कास्ट सिस्टम एंड द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण प्राइस्ट, इनको ये रिजेक्ट करते हैं। और द क्रिटिक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस ऑफ वैदिक, ये देखो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया यजनास वगैरह सेक्रीफाइस, उनको भी ये जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये भी सिमिलैरिटी आ गई दोनों के दोनों। कर्मा एंड रिबर्थ में दोनों बिलीव करते हैं, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कर्मा, ठीक है, एंड रिबर्थ में बिलीव करते हैं। एक्शंस वही आगे पास्ट डीड्स, कर्मा को जो है ये मेन जो है वो काज मानते हैं, ठीक है,
कि आपकी फ्यूचर में लाइफ कैसे होगी, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं इनके अकॉर्डिंग। और लिबरेशन, मोक्षा और निर्वाणा, मोक्षा हमारे जैनिज्म वाले बोलते हैं और निर्वाणा हमारे बुद्धिस्ट। एंड दिस साइकिल ऑफ रीबर्थ, इनके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग, है ना, कि अगर आप लिबरेशन अटेन कर लेते हो तो ये जो आपका रीबर्थ या बर्थ का साइकिल है, इससे आप मुक्ति पा सकते हो, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड एसेटिज्म की बात करते हैं कि आपको जो एसेटिक लाइफ है इसको अडॉप्ट करना है, त्याग कर दो, ठीक है, परित्याग करो। सेल्फ डिसिप्लिन यानी समय का अनुशासन। तो बोथ ट्रेडिशन स्ट्रेसेस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, एसेटिक प्रैक्टिसेस एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशन जो भी हैं, ठीक है, मोह माया से आपको त्याग करना है, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू बोथ। देन एसेटिक प्रैक्टिसेस, जैन जो है ये जैनिज्म वाले ज़्यादा स्ट्रिक्टर हैं, ज़्यादा एक्सट्रीम की बात करते हैं, ये याद रखना, यही फ़र्क है इन दोनों में कि ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक बात करते हैं और बुद्धिस्ट थोड़े मिडिल वे ऑफ लाइफ जो है वो जीने का तरीका बताते हैं। दोनों का दोनों फोकस ऑन लिबरेशन आ जाएगा, मोक्षा एंड निर्वाणा या आर निर्वाणा। मोक्षा वाले जो है आपको बताया अभी मैंने, निर्वाणा बुद्धिस्ट। तो लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ रिबर्थ एंड डेथ वही आ गया, ठीक है। और बोथ व्यू दिस एज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल, ये दोनों के दोनों लिबरेशन को क्या देखते हैं कि ये आपका हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मोक्षा जैनिज्म वाले और निर्वाणा बुद्धिस्ट इसको विमोक्षा या विमुक्ति भी कहते हैं, ये याद रखना है आपने, ये फैक्चुअल आ जाएगा तो आपको रटना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे इक्वालिटी एंड एसेसिबिलिटी, सबको इक्वल मानते हैं, ये पहली बात। और एसेसिबिलिटी है, कोई भी आ रहा है, ठीक है, आपको धर्म प्रीच करना है हमारा, आ जाओ ज्वाइन करो, ये ओपन, सबके लिए ओपन है। सो बोथ प्रमोट इक्वालिटी, समानताएं की बात करते हैं। अलोइंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी बैकग्राउंड यानी इंक्लूडिंग वुमेन टू फॉलो देयर पाथ टुवर्ड एनलाइटमेंट और लिबरेशन, ये बोलते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ जाओ आपको प्रीच करना है, आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, आ जाओ ज्वाइन करो, ठीक है, फॉलो करो हमारा जो रास्ता है। एथिकल लिविंग की बात करते हैं दोनों के दोनों, है ना, कहीं कहीं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ट्रुथफुलनेस हो गया, जैसे चोरी नहीं करनी है आपको, चेस्टिटी आ गया, वही सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो बिल्कुल आपको त्याग करना है और डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मेडिटेशन एंड इनर रिलेशन को ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं दोनों के दोनों। सो दिस इज आल्सो द सिमिलैरिटीज़। बोथ स्ट्रेस मेडिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इनर रिलेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए लाइफ में तो मेडिटेशन करो और इनर रिलेशन को ज़्यादा एम्फोसाइज करो। माइंडफुलनेस प्लस सेल्फ अवेयरनेस को ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, ठीक है, और इनकी टीचिंग का ये क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है, यानी मुख्य पार्ट है, यानी सेल्फ अटेंटिवनेस, माइंडफुलनेस को बोल सकते हो आप। डाइटीज से डिटैचमेंट, ये दोनों के दोनों मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं। सो बोथ आर नॉन थिस्टिक, बोथ फोकस ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर लिबरेशन रैदर देन रिलायंस ऑन डिवाइन इंटरवेंशन। तो ये कोई भी डिवाइन डाइटीज वगैरह में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आपकी खुद की कितनी एफर्ट्स हैं, आप कितनी तपस्या करते हो, आप कितना मेडिटेशन करते हो, आप कितने जो है वो सही रास्ते पे चलते हो, वही कर्मा यानी कर्मा पे बिलीव करते हैं। और मिशन ऑफ रिफॉर्म, कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक क्रांति का मिशन है, ठीक है, पता है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्वालिटी को लेके आना चाहते हैं ये, ठीक है। टीचिंग जो है वो असेसिबल यानी हर एक पर्सन को अलो करते हैं कि आप आ जाओ ज्वाइन करो, ठीक है, किसी भी पर्सन को यहाँ पे डिनाई नहीं है। रिगार्डिंग ये वही आ गया, रिगार्डलेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उनका, सोसाइटी में किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और चैलेंज द रिजिडिटी ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस स्ट्रक्चर, जो पहले रिलीजियस स्ट्रक्चर होता था, जैसे हमारा ब्राह्मण्स होते थे, क्षत्रियास होते थे, विश्या, शूद्रास और वुमेन को इन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता था कि वेद पढ़ने का परमिशन नहीं होता था, है ना। सो थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको ये कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिमिलैरिटीज़, ठीक है, किस किस के बीच में, बुद्धिस्ट और जैनिज्म के बीच में। नाउ डिफरेंसेस क्या हैं जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सोल की बात करें तो जैनिज्म जो है बिलीव करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटर्नल अनचेंजिंग सोल। इनके हिसाब से जो जीवा है, मैंने बताया ना, इनके हिसाब से जीवा जो है वो हर एक इंडिविजुअल की सेम होती है ना, हर एक इंडिविजुअल के पास सोल है, ठीक है। और लिबरेशन यानी मोक्षा जो है, फ्री द सोल फ्रॉम कार्मिक बॉन्डेज इज द अल्टीमेट एम या हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल। बुद्धिज्म वाले जो है वो आइडिया ऑफ परमानेंट सोल का जो आइडिया है इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। अनता और नो सेल्फ, इट टीचर्स दैट द सेल्फ इज़ अ कलेक्शन ऑफ एग्रीगेट्स। इनके हिसाब से जो आत्मा है, ठीक है, वो क्या है, कलेक्शन है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से, जैसे फिजिकल बॉडी, सेंसेशन, परसेप्शन, मेंटल फॉर्मेशंस एंड कॉन्शियसनेस से मिलके बनता है। एंड लिबरेशन यानी निर्वाणा जो है वो मेन इनका आ जाएगा, अल्टीमेट एम आ जाएगा।
पाथ ऑफ लिबरेशन की बात करें तो जैनिज्म वाले थोड़ा एक्सट्रीम की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, स्ट्रिक्ट एसेटिज्म की बात करते हैं, यानी एक्सट्रीम लेवल पे आपको एसेटिक लाइफ अडॉप्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ मोटिफिकेशन आ गया, रिगरस एडरेंस टू नॉन वायलेंस, ज़्यादा कठोर आपको जो है वो अहिंसा, यानी आपको बिल्कुल अहिंसा नहीं होनी चाहिए आपके थॉट्स, ये आपके स्पीच, ठीक है, आपके एक्शंस के अंदर। एंड अदर वॉज टू अटेन लिबरेशन, जैसे हमने 9 तत्वास भी पढ़े थे। उसके बाद बुद्धिस्ट वाले अगर हम बात करें तो ये मिडल वे ऑफ लाइफ, जैसे मैंने बताया था आपको कि अडॉप्ट बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन एक्सट्रीम एसेटिज्म एंड इंडल्जेंस। ऐसे याद रख लो कि ये मिडल वे बोलते हैं कि हाँ, ये बोलते हैं कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे मत करो और ना ही बिल्कुल त्याग करो, आप मिडल वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करो। फोकस ऑन एथिकल लिविंग पे, मेडिटेशन पे और विजडम एज अ पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, इस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आप एथिकल तरीके से जियो, ठीक है, मेडिटेशन करो, विजडम आ गया जिसको प्रज्ञा कहते थे, ये आपके कहीं ना कहीं रास्ते हैं एनलाइटमेंट के, यानी ज्ञान के, जो आप इग्नोरेंस में फंसे हुए हो, अविद्या में। नॉन वायलेंस की बात करें तो दोनों के दोनों अहिंसा को मानते हैं, ठीक है, और जैनिज्म वाले जो है वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं, ठीक है। इवन नॉट टू हार्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉन विजिबल लाइफ फॉर्म्स, जो हमें दिखती नहीं है उनको भी आप हार्म नहीं करोगे। स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं कि आप, और इनके अंदर तो ऐसा है कि आप जो है रूटेड वेजिटेबल्स को नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि अगर आप रूट, यानी जैसे रूट्स खाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स खाते हैं, तो ये बोलते हैं कि आप रूट्स नहीं खाओगे, क्योंकि अगर आप रूट्स उखाड़ोगे तो प्लांट डाई कर जाएगा। तो इवन की देख लो कितनी ज़्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं, ये एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म है ज़्यादा, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस के हिसाब से। कहीं ना कहीं फोकस ऑन अवॉइडिंग हार्म टू सेंटिनेंट बीइंग, सेंटिनेंट बीइंग मतलब लिविंग थिंग दैट कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड परसीव, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो परसीव कर सकता है, आप उनको हार्म नहीं करोगे, ठीक है, रेदर दैन एक्सट्रीम मेजर। एक्सट्रीम मेजर कौन मानते हैं? जैनिज्म वाले। उसके बाद देखो यहाँ पे कर्मा की बात करें, दोनों के दोनों बिलीव करते हैं, ठीक है। कर्मा को एज अ फिजिकल सब्सटेंस देखते हैं हमारे, कौन? जैनिज्म वाले। दैट बाइंड टू द साउल, कहते हैं कि जो कि साउल के साथ बाइंड होता है और साउल को जो है बॉन्डेज यानी बंद कर देता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं रीबर्थ और सफरिंग का काज बन जाता है। और लिबरेशन कि आप जो है वो रिमूव करोगे ऑल कार्मिक पार्टिकल्स थ्रू एसेटिक प्रैक्टिसेस या एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस करके, इरेडिकेट करोगे, उसको निकालोगे। बुद्धिज़्म वाले अगर हम बात करें तो ये कर्मा को एज इंटेंशनल एक्शन मानते हैं कि आपके खुद के किए हुए, आपने जानबूझकर जो काम किए हुए हैं ये उनका नतीजा है, ठीक है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो वर्बल है, चाहे वो फिजिकल है। दैट लीड टू द कॉन्सिक्वेंसेस इन द फ्यूचर, जिसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस बाद में फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, ये मानते हैं बुद्धिज़्म वाले। और लिबरेशन जो है अचीव कैसे होगी आपको? डिटैचमेंट से, कि डिटैचमेंट यानी परित्याग करो, इग्नोरेंस यानी अविद्या, जो आपके नॉलेज नहीं है आपको, नॉलेज गेन करो, रैदर दैन बाई रिमूविंग फिजिकल कर्मा, क्योंकि ये कहते हैं फिजिकल कर्मा को रिमूव करो, कार्मिक मैटर को, ये कहते हैं नहीं, आप डिटैच हो जाओ, ठीक है, ये जो पोजेशंस मटेरियलिस्टिक थिंग्स से आप जुड़े हुए हो इनको छोड़ो, ठीक है। इग्नोरेंस यानी आपके अंदर जो लैक ऑफ नॉलेज है, जिसको हम अविद्या कहते हैं, आप नॉलेज गेन करो, ट्रू नॉलेज, तो आप जो है वो क्या कर दोगे? लिबरेट हो जाओगे। देन रोल ऑफ डाइटिस की अगर हम बात करें तो जैनिज्म वाले एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइटिस, मानते हैं कि डाइटिस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि जो डाइटिस है ना वो खुद क्या है? बीइंग्स हैं जो कि बाउंडेड हैं कर्मा से, ठीक है, और वो कोई क्रिएटर नहीं है यूनिवर्स के, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये कोई क्रिएटर या फिर प्रिजर्वर या डिस्ट्रक्टर नहीं है, कौन? कोई भी डिवाइन पावर को नहीं मानते हैं जैनिज्म वाले, ठीक है, ये जस्ट उसको मानते हैं कि ये एक बीइंग है जो कि बाउंडेड है कर्मा से, ठीक है, कोई क्रिएटर नहीं है यूनिवर्स के। उसके बाद बुद्धिज़्म अगर हम बात करें तो ये भी जो है डाइटिस को नहीं मानते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर या प्रोग्रेस के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए डाइटिस के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। बट सम बुद्धिस्ट जो आने वाले अगर हम देखें तो अभी बुद्धिस्ट वगैरह जो मूर्तियाँ वगैरह जो गौतम बुद्ध की वो देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं डाइटिस का कंसेप्ट आ गया है, ठीक है, जिनको बोधिसत्वास कहते हैं, और दे आर मोर सिम्बॉलिक एंड नॉट क्रिएटर, ये जस्ट सिंबल मानते हैं, उनको क्रिएटर नहीं मानते, ये भी याद रखना आप। उसके बाद मेटाफिजिक्स की बात करें अगर हम तो जैनिज्म बिलीव करते हैं कि ड्यूलिस्टिक फ्रेमवर्क ऑफ रियलिटी, ठीक है, मेटाफिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ रियलिटी, है ना, तो ये बिलीव करते हैं कि ड्यूलिस्टिक नेचर ऑफ रियलिटी, कि दो इटर्नल रियलिटीज़ होती हैं, एक तो साउल यानी जीवा और दूसरा मैटर अजीवा, और मैटर जो है वो बाउंड करता है किसको? साउल को। और 9 तत्वास का ज्ञान के माध्यम से आप इससे मुक्ति पा सकते हो, यानी मैटर को रिमूव कर सकते हो, किससे? साउल से, और लिबरेशन आप अटेन कर सकते हो। वहीं पे बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये नॉन ड्यूलिज्म अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये इम्परमानेंस पे बिलीव करते हैं, अनिका जिसको अनाइका कहते हैं, सफरिंग दुखा पे बिलीव करते हैं, एंड एब्सेंस ऑफ सोल अनता,
ये याद रखना है। उसके बाद एसेटिक प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो जैनिज़्म वाले ज़्यादा एक्सट्रीम एसेटिज़म की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें फास्टिंग आ गया, रिनाउंसिंग ऑल मटेरियल पोजेशन, त्याग कर दो, परित्याग करो जो भी आपके पास मटेरियल पोजेशंस हैं। उसके बाद ये देखो वही आ गया फिजिकल हार्डशिप। अब बुद्धिज़्म वाले की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये मॉडरेट पाथ को अडॉप्ट करते हैं, मैंने अभी बताया था मिडल वे, कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम्स को। स्क्रिप्चर्स की अगर हम बात करें तो सैक्रेड टेक्स्ट, अगामास, ठीक है, अगामा दिगामा सूत्रास, ऐसे याद रख लो इसको। एंड बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो त्रिपिटका, यानी जिसको ट्राई बास्केट भी कहते थे हम, है ना। एंड महायाना सूत्रास, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिशन के हिसाब से ये इनके कुछ क्या आ जाएंगे, स्क्रिप्चर्स आ जाएंगी। होली टेक्स्ट। कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन की अगर हम बात करें तो जैनिज्म वाले जो है मोक्षा इज़ द स्टेट वेयर साउल इज़ कम्प्लीटली प्योरीफाइड, और कार्मिक मैटर जो है वो कम्प्लीटली क्या हो चुका होता है यहाँ पे, रिमूव्ड। उसके बाद क्या लिखा है, राइज टू द टॉप ऑफ द यूनिवर्स टू एग्जिस्ट एंड एटर्नल ब्लिस में एग्जिस्ट करने चली जाती है आपकी साउल, कब, जब वो कार्मिक मैटर से क्या हो जाएगी, फ्री। और वो कैसे कर सकते हो आप, वो मैंने आपको स्टेजेस बताई थी, और 9 तत्व के ज्ञान के माध्यम से। बुद्धिज़्म वाले अगर हम बात करें तो निर्वाणा, लिबरेशन को बोलते हैं ये, ठीक है। सिसेशन ऑफ द सफरिंग, कि सफरिंग से आपको मुक्ति पानी, और सफरिंग से मुक्ति कैसे पाओगे आप, डिज़ायर का त्याग करके। और अगर आपको डिज़ायर का त्याग करना है तो आपको 8 फोल्ड पाथ अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे कि लिबरेट हो जाओगे, यानी ये जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, इससे आप मुक्ति पा लोगे। और ये वही आ गया एलिमिनेटिंग डिज़ायर, इग्नोरेंस को एलिमिनेट करके, यानी अविद्या को। यूनिवर्स को कैसे देखते हैं दोनों अगर हम बात करें तो जैनिज्म वाले जो है यूनिवर्स को एटर्नल मानते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, ये गवर्न किया जाता है, इसके अपने नेचुरल लॉस हैं विदाउट अ क्रिएटर, यहाँ पे क्रिएटर कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन बुद्धिज़्म का भी कहीं ना कहीं सिमिलर ही है एज जैनिज्म, बट ये कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस करते हैं इम्परमानेंस पे, कि सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इम्परमानेंट हैं, वॉइड हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, रेदर दैन डिटेल्ड कॉस्मोलॉजी। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो थोड़ा सा, जैनिज्म की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल की बात करते हैं, ठीक है। और सोल क्या है, एटर्नल है इनके हिसाब से, ठीक है। एक्सट्रीम डिसिप्लिन से या एक्सट्रीम प्रैक्टिस से आप जो है वो प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं सोल की, कार्मिक मैटर को रिमूव कर सकते हैं। बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इम्परमानेंस, ठीक है, एनाइका की बात करते हैं। सेल्फलेस नेचर थ्रू बैलेंस्ड अप्रोच की बात करते हैं, यानी मिडल वे ऑफ लाइफ के माध्यम से जो है वो आप क्या कर सकते हो, लिबरेशन अटेन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन। आई होप कि बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिया बहुत, लेकिन आपके समझने ही हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख के आ जाओ, और बाकी ये नहीं बोलना है आपको, ये जो फैक्चुअल डेटा है ऊपर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कहीं ना कहीं आपके नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। सो आज का सेशन होता है यहीं पे ख़त्म, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है आप लोगों ने। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।